अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसकी डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह को ड्राइव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी कम्प्लेक्स या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग कंपाउंड दैट आर इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के रेट इक्वेशन में जो रिएक्टिंग कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे उनके कोएफिशिएंट का सम एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज़ इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो ये बेसिकली जस्ट हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती कि जिसको हम स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन से फाइंड कर सकें, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जिसके कोएफिशिएंट की वैल्यू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिफरेंट हो सकती है। मूविंग नेक्स्ट, हम देखते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आमतौर पर डिटरमिन किस तरह से कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है सी और डी को। तो ए और बी यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट हैं। तो द रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए रेज्ड पावर उसके कोएफिशिएंट स्मॉल ए के मल्टीप्लाई बाय बी रेज्ड पावर उसके कोएफिशिएंट स्मॉल बी से। तो जो सम ऑफ पावर है ए और बी का जो सम होगा वो बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ए एंड बी रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी इंडिविजुअली। ओके, तो हम ए एंड बी को पार्शियल ऑर्डर ऑफ बी रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन भी कह सकते हैं। ए और बी की वैल्यू इंडिकेट करती हैं कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन किसी ख़ास कंसंट्रेशन के रिस्पेक्टिव कितना सेंसिटिव है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन की रिएक्शन में अमोनियम नाइट्रेट डीकम्पोज होता है नाइट्रोजन में और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में। इस रेट इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होने का मतलब ये है कि दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की अमाउंट को डबल करूँगा तो हमारा रेट भी डबल हो जाएगा। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की अमाउंट को ट्रिपल करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जाएगा। इट मीन्स कि डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की। 2HI के मॉलिक्यूल्स H2 और एक I2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। इस रेट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई HI रेज़्ड पावर 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 है। इट मीन्स कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूँगा तो हमारा रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा हमारे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फर्स्ट एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 था, तो रेट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्टिव जो अमोनियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है सेंसिटिविटी कम है क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कम है। और दूसरी एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर मैं इसकी अमाउंट को डबल करूँगा तो रेट डबल होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट को डबल करूँगा तो रेट 4 गुना ज़्यादा होगा। तो सेंसिटिविटी डिटरमिन करता है ए और बी। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के किसी भी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो अगर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स द डिपेंडेंसी ऑफ द रेट इक्वेशन ऑन द स्टाइकोमीटर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इक्वेशन में हम देखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ डिपेंड करता है, वो हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंडली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू 0, फ्रैक्शनल या कोई इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आइडिया देता है कि आया कि वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है या वो फास्ट होगा।
इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। हम देखते हैं कि आया कि वो रिएक्शन कम्प्लेक्स मैकेनिज्म वाला रिएक्शन है या वो कोई एक आम तौर पर जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में प्रोसीड होता है वो रिएक्शन है। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन वगैरह, तो इनके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत कम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डिटरमिन। तो इसकी खास बात ये है कि हमारे पास चाहे कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो तो हम उसका भी ऑर्डर डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस वेयर द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बरक्स यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन डिमिनिशेस एट ए कोरिस्पॉन्डिंग रेट। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसी के रिस्पेक्टिव हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। These reactions were vital in various natural and artificial phenomena like radioactivity decay and specific chemical changes। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों वगैरह में देख भी सकते हैं। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल में जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो रेडियो एक्टिव डिके है। तो मिसाल के तौर पर जो आइसोटोप हैं जैसे कि कार्बन 14 का आइसोटोप है वो डिके एट रेट प्रोपोर्शनल टू देयर कंसंट्रेशन। तो अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से वो डिके होता रहता है। तो रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। केमिकल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड की वाटर और ऑक्सीजन में जो डिकम्पोजिशन है वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह 2N2O5 ये डिकम्पोज होगा ऑक्सीजन में और 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल में। ओके, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर के मालिक्यूल में और ऑक्सीजन के मालिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इनका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो सकता है कि वो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल ना हो, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। तो इन दोनों का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली 1 है। जो यहाँ पर 2 शो हो रहा है वो इसकी बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी है। अगर आप मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फ़र्क को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो सेपरेट से मौजूद है। नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंशियल रेट लॉ और इसके बाद इंटीग्रल रेट लॉ को भी स्टडी करते हैं। तो द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज R इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई ए। ओके, ये हमारे पास बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है, सिग्निफाइंग द रेट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इटसेल्फ। तो रेट ऑफ चेंज जैसे चेंज होगा वो उसकी अपनी ही कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो R इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई ए, और इसी क्वेश्चन में R रेट ऑफ रिएक्शन है, K रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और A हमारे पास कंसंट्रेशन है। ओके, द इंटीग्रेटेड रेट लॉ या जो आमतौर पर कोई भी रेट लॉ है एक्सप्लेन हाउ फास्ट रिएक्शन हैपन्स बेस्ड ऑन हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस आर रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। तो बेसिकली ये डिपेंडेंस शो करता है रेट ऑफ रिएक्शन की किसी कंसंट्रेशन के ऊपर या अमाउंट के ऊपर किसी सब्सटेंस की। दे आर फिगर्ड आउट थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड टेल्स अस हाउ द स्पीड चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। Integrated rate law shows how these amounts change over time during reaction, which help us understand how reaction occur। तो जैसा कि हमने देखा कि जो कोएफिशिएंट है बेसिकली वो शो करता है कि कितना सेंसिटिव है रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। और जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो भी इसी तरह से शो करता है कि ओवर टाइम या किसी टाइम के दौरान अमाउंट किस तरह से चेंज होती है और अमाउंट चेंज होने की वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह से चेंज होगा या उसके ऊपर कौन से चेंजेस आते हैं। तो वो हम सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड रेट लॉ के जरिए फाइंड कर सकते हैं।
किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर इज इक्वल टू के, ये तो हमने स्टडी कर लिया, और इसकी जो इंटीग्रेटेड रेट ला है वो इसके इक्वल होगी एल एन ए नॉट ओवर ए इज इक्वल टू माइनस के टी। तो इसको हम आगे कमिंग स्लाइड में ड्राइव भी करेंगे। तो बेसिकली ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो इंटीग्रेटेड रेट ला है ये हमें रिएक्शन रेट को प्रेडिक्ट करने में आसानी फराहम करता है। इन इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ए नॉट की टर्म होती है जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, टाइम टी की टर्म होती है। ओके, तो कंसंट्रेशन ए के ऊपर टी के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो ए को शो करते हैं, और रेट कांस्टेंट के है और टाइम टी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट ला है वो है एल एन ए नॉट ओवर ए इज इक्वल टू के टी। ओके, तो इस इक्वेशन में ए नॉट कंसंट्रेशन टाइम टी के ऊपर है ए टी, और ए नॉट कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो साइन है वो माइनस का होगा। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि माइनस का साइन है कि नहीं, क्योंकि हमें इसकी डेरिवेशन को देखना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, लेकिन वो हम कमिंग स्लाइड में देख सकते हैं। तो अब जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट ला को स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करते हैं किसी यूनिमॉलिक्यूलर टाइप रिएक्शन के लिए जो कि फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो ए चेंज होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, और इसकी जो रेट इक्वेशन है वो के सी है। ओके, तो डिफरेंशियल चेंज को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं रेट कांस्टेंट की मदद से। तो ये बेसिकली इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है किसी भी रेट इक्वेशन की। तो अब हम इस डिफरेंशियल फॉर्म से उसकी इंटीग्रेटेड रेट ला को फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें इनिशियल कंसंट्रेशन के से लेकर फाइनल कंसंट्रेशन तक और टाइम 0 से लेकर टाइम टी तक, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो माइनस सी ए नॉट टू सी ए, ये हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन हम करेंगे सी ए ओवर डी सी ओवर सी ए को। तो असल एक्चुअली हम जो सी ए की टर्म है इसको यहाँ से मूव करवा कर दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो इज इक्वल टू के, ये टाइम 0 से टाइम टी तक हमने इसको डेरिवेट किया और इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो एल एन माइनस एल एन सी ए और सी ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी है। ओके, तो ये इसकी इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म है और ये वाली इसकी डेरिवेटिव रेट फॉर्म है। दिस इंटीग्रेटेड रेट लॉ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस ओवर टाइम, allowing the determination of reactant concentration at various time intervals। ओके, तो हम मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स में उसकी कंसंट्रेशन के जो चेंज है उसको स्टडी कर सकते हैं इस इंटीग्रेटेड और ये दूसरी रेट लॉ के ज़रिए, डिफरेंशियल रेट लॉ के ज़रिए। तो अब हम मज़ीद डेरिवेशन को देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ को। एक इक्वेशन तो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखी, तो अभी इसकी मज़ीद इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। तो हम इसको देख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू के। ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट ला इसका एल एन ए नॉट ओवर ए इज इक्वल टू माइनस के टी है। ओके, तो हम देखते हैं कि ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए फाइनल कंसंट्रेशन है, और टाइम 0 से लेके टी तक हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ओके, ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई। This equation represents the rate of reaction at any given time. Okay, it signifies that the rate of change of concentration of A is directly proportional to its concentration at time t. Okay, इसकी significant ये है कि टाइम के साथ इसकी बेसिकली डिपेंडेंस को शो करता है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और ये जो फॉर्म है इंटीग्रेटेड रेट ला के इसको शो करवाएंगे। लास्ट स्लाइड के हमने जो कंसंट्रेशन की टर्म देखी अब वो भी ठीक है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और अब हम इसको जनरली एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड फ्रॉम कंसंट्रेशन 0 टू फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम 0 से हम टी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे।
जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ए नॉट से ए सी और 0 से टी की तरफ, यहाँ पर ए नॉट ओवर ए है और यहाँ पर 0 से टी की तरफ है, तो इंटीग्रेशन के ज़रिए और इंटीग्रेशन के सिंपल रूल्स को फॉलो करके हम इस इक्वेशन को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एल एन इंटू ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल माइनस के टी। तो अगर हम इसका फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एल एन ए ओवर ए नॉट इज इक्वल माइनस के टी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। हम इसको मज़ीद थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि एल एन ए नॉट ओवर ए, यहाँ पे ए नॉट डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गया तो इसकी वजह से हमारा जो माइनस साइन है वो यहाँ से कट हो जाएगा, तो एल एन ए नॉट ओवर ए विल बी इक्वल टू के टी। मज़ीद थोड़ा सा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से हम देखते हैं कि ए नॉट ओवर ए इज़ इक्वल टू ई के टी, क्योंकि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ई जो है वो, या जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो लॉग को कैंसिल कर देगा और ये जो के टी है ये इसकी पावर में चला जाएगा। ये इसके सिंपल रूल्स होते हैं। तो कंसंट्रेशन ए विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई ई रेज़्ड पावर माइनस के टी। ओके, तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये वाली आएगी। तो ये जो मज़ीद हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ये हमें अलाउ करती है कि हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को किसी ख़ास टाइम के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम मौजूद हो, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो और हमें उसके रेट कांस्टेंट का पता हो तो हम उसके फाइनल कंसंट्रेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं, और ये बेसिकली हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ज़रिए फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम मज़ीद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के को ग्राफ के ज़रिए स्टडी करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि हम इसके ग्राफ को फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करते हैं, और जब तो वो बेसिकली जो इक्वेशन है वो रिलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। तो जब हम एल एन ए को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आया करेगी। ओके, तो ये वाली बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है एल एन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और इसकी बेसिक इक्वेशन ये वाली है। हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स ओके माइनस के टी। यहाँ पर k तो ये वाला हो गया, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास y होता है। ओके, तो y को रिस्पॉन्ड करता है एल एन ए की तरफ, m को रिस्पॉन्ड करेगा माइनस के की तरफ, x यहाँ पर हमारे पास t है और y यहाँ पर हमारे पास एल एन ए है। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि स्लोप इक्वल होती है माइनस के टी के। ठीक है, इसकी जो स्लोप होगी तो वो माइनस के इक्वल है। तो इसकी स्लोप के जरिए हम रेट कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन, सिंपल कंसंट्रेशन को टाइम के साथ रिलेट करें तो वो हमें एक डिक्रीजिंग ग्राफ देता है जो कि कर्व है बेसिकली, जो कि ये शो करता है कि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। तो हम फाइनल कंसंट्रेशन को टाइम के रिस्पेक्टिव भी इस इक्वेशन के ज़रिए या इस ग्राफ के ज़रिए इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मज़ीद स्टडी करते हुए हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को भी अब स्टडी करेंगे। तो पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंटेन एन अनचेंजिंग हाफ लाइफ इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट मीन्स के जो हाफ लाइफ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। ओके, कंसंट्रेशन जैसे मर्जी चेंज हो लेकिन उनकी हाफ लाइफ का जो पीरियड है वो चेंज नहीं होगा। दिस consistency implies that it takes the same time duration for the reactant's concentration to decrease by half regardless of the initial amount। हम इसको नेक्स्ट ग्राफ में भी देखेंगे कि इनिशियल अमाउंट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, उसकी जो हाफ ड्यूरेशन है या जो हाफ लाइफ है उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है। सोल डिपेंडेंस ऑन सिंगल रिएक्टेंट। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भी मौजूद हों
तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये शो करता है कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और हम बाकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रेट इक्वेशन की कैलकुलेशन में इग्नोर कर सकते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन इन ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस इज एक्सक्लूसिवली डिटर्मिन्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल रिएक्टेंट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एज द कंसंट्रेशन डिक्लाइंस द रिएक्शन रेट डिक्रीज इज प्रोपोर्शनली। तो जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इसी के प्रोपोर्शनली रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने देखा कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज ही हुआ करेगा। This dependency on a single reactant's concentration distinguishes first order reaction from the other type of reaction, simplifying the analysis of their kinetic। तो बेसिकली ये पहली बात है कि डिस्टिंग्विश करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को दूसरे रिएक्शंस के, क्योंकि अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा भी हैं तो वो डिपेंड ही एक रिएक्टेंट के ऊपर कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को स्टडी करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो काइनेटिक स्टडी का एनालिसिस है वो सिंपलीफाई हो जाता है, और हम जो दूसरी कंसंट्रेशन है या जो दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो कि रेट इक्वेशन को इफ़ेक्ट नहीं करती या रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करती, हम इनको बेसिकली इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माइट सीम लाइक दे फॉलो द सिंपल रूल्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इवन दो दे आर मोर कम्प्लेक्स। तो हमारे पास हमने देखा कि सारे रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होते, कुछ रिएक्शन हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट स्टेप में प्रोसीड होते हैं। तो इन कम्प्लेक्स रिएक्शन को देखने से तो ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिकली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं। दे एक्ट लाइक दे हैव जस्ट वन स्टेप और वन सब्सटेंस इन्वॉल्व। मतलब उनको देखने से तो ऐसा लगता है कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसमें एक ही सब्सटेंस इन्वॉल्व है, सिमिलर टू ए रेगुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो एक कोई रेगुलर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, लेकिन रियलिटी में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्टेप्स में प्रोसीड होते हैं और इनमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। This imitation of simple behavior happens because of special situation or when one substance is much more than the other। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी चीज़ को पानी के अंदर डिज़ोल्व करूँ और पानी की अमाउंट उसमें बहुत ही ज़्यादा हो, तो पानी बेसिकली जो रिएक्शन काइनेटिक है उसको इफेक्ट तो करता है, लेकिन पानी की अमाउंट चेंज नहीं होती। तो इट मीन्स कि ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन काइनेटिक हैं वो सिर्फ दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसकी अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, तो हमें थ्योरेटिकली ऐसे लगता है कि वो एक सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअली वो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली इमिटेशन होती है सिंपल बिहेवियर की, जो कि बाज़ औक़ात ज़्यादा कंसंट्रेशन या कम कंसंट्रेशन की वजह से पैदा हो सकती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर, तो पहले हम देखते हैं कि इथाइल एसीटेट जब हाइड्रोलाइज होगा वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट, एक एसिटिक एसिड और एक इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वाटर की अमाउंट को हम इग्नोर कर सकते हैं और हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हालांकि एक्चुअली वो वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह जो केन शुगर के इन्वर्जन का रिएक्शन है वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। केन शुगर वाटर के साथ रिएक्शन करके एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है। तो ये भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक की एग्जाम्पल होती है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ को ड्राइव करेंगे और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे कि हमें मालूम है कि हाफ लाइफ इज़ ए टाइम स्केल ऑन विच द इनिशियल पॉपुलेशन और द कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू।
किसी भी ओरिजिनल वैल्यू की जब वैल्यू हाफ हो जाएगी तो उतना जितना टाइम उसकी वैल्यू हाफ होने में लगेगा वो बेसिकली उसका हाफ लाइफ होता है। मिसाल के तौर पर कोई रिएक्टेंट ए है, जितने टाइम में उसकी अमाउंट हाफ होगी, ठीक है, वो उसकी हाफ लाइफ है। तो ए इज इक्वल 1/2 ए नॉट, तो हम टी को शो करते हैं टी 1/2 के साथ। ओके, तो ए 1/2 ओके डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल 1/2। ओके, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इज इक्वल ई रेज़्ड पावर माइनस के टी 1/2। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म को देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो ये इक्वेशन बेसिकली हमने वहाँ से ड्राइव की है। ओके, जब हम दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं और हम जानते हैं कि ln ex इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा दिस वन ln 0.5 इज इक्वल माइनस के टी। तो ये बेसिकली एक सिंपल मैथ है जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको हाफ लाइफ के लिए सोल्व करें तो हाफ लाइफ कम्स आउट टू बी ln2 डिवाइडेड बाई के, जो कि नियरली इक्वल होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के के। तो यहाँ पर जो ये वाली 0.5 है ये बेसिकली 1/2 का है, इसका हमने लॉगरिथम लिया। ओके, लेकिन बेसिकली हम t 1/2 को सोल्व करते हैं ln2 ओवर के, और ये वाली कोरिस्पॉन्ड करते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई के के साथ। तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की इक्वेशन है। और हम देखते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये इसका ग्राफ है, हम इसको भी मज़ीद स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लास्ट इक्वेशन थी जो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर स्टडी की कि दी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो जैसा कि हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, लेकिन हाफ लाइफ का जो पीरियड है वो हमेशा सेम ही रहेगा। हाफ लाइफ चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन चाहे जितनी मर्जी कम हो जाए। ये जैसा कि बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके में होता है, ठीक है। तो वो हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसको फॉलो करते हैं, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और अपने इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर कम्प्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।